Hello students, welcome to our channel Beyond Academics. So in the series of Workmen Compensation Act 1923, this is the final part. Till now we have covered introduction, objective and important definitions in part 1 and amount of compensation and how to calculate the amount of compensation in part 2. So this is the final part in the series and this act has 15 marks weightage in the Delhi University BCom second year examinations and other important examinations which has this act. So let's start this act. So first of all let's talk about the notice and claim कि जो नोटिस है एक्ट किसी भी एक्सीडेंट या इंजरी का जो भी अकर हुआ है उसका नोटिस और क्लेम कैसे मिलेगा. तो जो नोटिस होगा एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय उसे सबमिट करेगा, फाइल करेगा टू कमिश्नर बाय एम्प्लॉय इन राइटिंग और जैसे ही एक्सीडेंट अकर होगा जल्दी से जल्दी उसे ये काम करना होगा. और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको देनी होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन इंजर्ड, इंजरी का कारण, डेट ऑफ एक्सीडेंट. और उसके बाद जब वो नोटिस जो है कमिश्नर के पास फाइल कर देगा, कमिश्नर उसे आगे एम्प्लॉयर को या मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री या वर्क प्लेस को आगे फॉरवर्ड करेगा, उसको सर्व करेगा ताकि एम्प्लॉयर की नॉलेज में भी ये बात आ सके. और जो कमिश्नर है नोटिस कैसे सर्व करेगा, बाय डिलीवरी या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा. अब बात करते हैं क्लेम की. जो क्लेम का सेटलमेंट होगा वो होगा कमिश्नर के सामने विद इन 2 years होना चाहिए. अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट और डेथ या एक्सीडेंट के होने के 2 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को क्लेम सेटलमेंट करना होगा, पैसे पेमेंट करनी होगी. ये है फाइलिंग ऑफ क्लेम्स कि क्लेम्स कहाँ पे फाइल करे जाएंगे और क्यों, कहाँ और किस केस में जो है क्लेम फाइलिंग जरूरी नहीं है एम्प्लॉय के द्वारा. वैसे तो दोस्तों ये हमने पढ़ ही लिया है कि जो क्लेम होगा, नोटिस जो दिया जाएगा, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कमिश्नर को फाइल किया जाएगा वर्कमैन के द्वारा या वर्कर के द्वारा जिसके साथ इंजरी हुई है. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे वर्कमैन को नोटिस या फाइल नहीं करना होगा टू द कमिश्नर, अगर जो डेथ होती है वर्कमैन की वो एक्सीडेंट से होती है और जो एक्सीडेंट अकर होगा वो एम्प्लॉयर के प्रीमाइसेस में होगा या फिर एम्प्लॉयर को उसकी नॉलेज हो तो भी एम्प्लॉय को जो है कमिश्नर के पास नोटिस सबमिट नहीं करना है. इन केस द फेलियर टू गिव नोटिस और प्रेफर द क्लेम वॉज ड्यू टू सफिशिएंट कॉज. और अगर कोई प्रॉपर कारण आता है सामने जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है नोटिस फाइल नहीं कर पाया बिफोर कमिश्नर, तो भी इसमें उसको एक्सेप्शन दे दी जाएगी. नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इट्स रूल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई भी दुर्घटना, एक्सीडेंट या इंजरी अकर होती है या उसकी डेथ होती है तो एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी है या उसके डिपेंडेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बॉडी को या एम्प्लॉय को खुद को प्रेजेंट करना होगा. सो इन सर्टेन केसेस ऑफ एक्सीडेंट एम्प्लॉय हैज टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड फॉर कंपनसेशन. नोटिस ऑफ एक्सीडेंट किसको देना है, एम्प्लॉय को. किसे देना है, एम्प्लॉयर को. और अपने आप को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए विद इन द 3 days, जब भी उसने नोटिस सर्व किया है उसके 3 दिन के अंदर अंदर अपने आप को प्रेजेंट करना है बिफोर द मेडिकल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन. और जो कॉस्ट होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की वो फ्री ऑफ चार्ज होगी. एम्प्लॉय से उसका एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा. मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा कौन, कोई भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि कोई भी क्वालिफाइड और एलिजिबल डॉक्टर इसको मेडिकली एग्जामिन कर सकता है. अगर एम्प्लॉय रिफ्यूज कर देता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तो जो उसका राइट टू कंपनसेशन है वो सस्पेंडेड रहेगा. जब तक कि वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट नहीं करता तब तक उसके सारे कंपनसेशन रोक दिए जाएंगे. और उसके बाद भी सपोज अगर वो और काफी टाइम के बाद अगर जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिन कराने के लिए अवेल करा भी देता है तो जो सस्पेंडेड पीरियड होता है उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी. एंड अगर उसने मेडिकल नहीं कराया एम्प्लॉय ने और उसकी डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय ने मेडिकल नहीं कराया एंड ही डाइज, तो जैसा भी कमिश्नर ठीक समझेगा रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो तो सारी पावर कमिश्नर के हाथ में है कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाए एम्प्लॉय को या ना करवाए. और अगर लास्ट पॉइंट है इसमें
अगर एम्प्लॉय ने अपने आप को मेडिकली एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट नहीं किया और उसको छोटी सी चोट लगी थी जो बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन की वजह से, मेडिकल एग्जामिनेशन ना कराने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उस केस में जो एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलेगा वो केवल छोटी सी इंजरी के लिए ही मिलेगा, बड़ी इंजरी के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फेटल एक्सीडेंट। जो बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट्स होते हैं उस केस में किसकी कैसे लायबिलिटी अकर होती है और किसे कौन नोटिस सबमिट करता है, ये सब हम जानेंगे। तो इन द केस ऑफ फेटल एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 10A, इस सेक्शन में कमिश्नर को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है एक्सीडेंट की फ्रॉम एम्प्लॉय या फिर किसी भी दूसरे सोर्स से, और कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो नोटिस भेजे एम्प्लॉयर को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। और फिर एम्प्लॉयर को जब वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो विद इन 30 डेज ऑफ द नोटिस उसे सारी चीज़ें बतानी होती है कि वो इस एक्ट के लिए लायबल है या नहीं है, वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, और अगर वो पेमेंट नहीं करता तो वो किस ग्राउंड्स पे ये चीज़ डिस्क्लेम कर रहा है, ये चीज़ क्लेम कर रहा है कि उसे पेमेंट नहीं करनी, और अगर उसे पेमेंट करनी है तो उसे विद इन 30 डेज अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है। अंडर सेक्शन 10B में क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉयर के पास नॉलेज होती है एक्सीडेंट की, एम्प्लॉयर हैज़ द नॉलेज, तो उसके बाद वो रिपोर्ट सेंड करता है कमिश्नर के पास विद इन 7 डेज ऑफ एक्सीडेंट। और ये जो एक्ट है या ये जो सेक्शन है, ये जो भी कंपनीज ESI एक्ट 1948 के अंडर कवर होती हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कि जो कमिश्नर है अंडर सेक्शन 20, कौन से एरिया के कमिश्नर के पास रिपोर्ट या नोटिस सबमिट किया जाएगा। तो 3 केसेस में से 3 जगहों पे जो नोटिस है वो कमिश्नर के पास सबमिट किया जा सकता है। जो एक्सीडेंट अकर हुआ है वो उसके एरिया में हुआ हो, कमिश्नर के एरिया में हुआ हो, या फिर जिस वर्कर के साथ हुआ है उसके जो डिपेंडेंट हैं वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के कमिश्नर के पास भी हम नोटिस को सबमिट कर सकते हैं, या जिस एरिया में एम्प्लॉयर का रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है, हम उस एरिया के कमिश्नर को भी नोटिस फाइल कर सकते हैं। तो तीनों में से किसी भी एरिया के कमिश्नर के पास नोटिस फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। मोटे तौर पर इसको समझ लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या है। जो भी टोटल केस चलता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कंपनसेशन को लेके बिफोर द कमिश्नर, तो कमिश्नर और एम्प्लॉयर के बीच में बाद में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि वो जिसमें मेंशन होता है कि कितना अमाउंट पे करेगा, कितना अमाउंट पे नहीं करेगा। अगर अग्रीमेंट रजिस्टर हो जाता है तो एम्प्लॉयर के लिए जो लायबिलिटी है वो उसी अमाउंट के तक लिमिटेड रह जाती है जितना एग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता तो जितना अमाउंट कमिश्नर को ठीक लगेगा विद इन द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, जितना अमाउंट कमिश्नर को ठीक लगेगा विद इन द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, जो एम्प्लॉयर है वो उस अमाउंट के लिए लायबल रहेगा। फिर एग्रीमेंट का रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके, उनको क्लेम कंपनसेशन में दिक्कत ना है और कम अमाउंट के लिए सेटल ना कर दिया जाए। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स की क्या क्या ड्यूटीज रहती है इस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहली ड्यूटी है पे कंपनसेशन एडिकेटली, कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को इन केस ऑफ एक्सीडेंट कंपनसेशन पे करे। सेकंड ड्यूटी क्या बनती है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी स्टेटमेंट वो कमिश्नर के पास फाइल करे विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस। अगर कमिश्नर उसे कोई नोटिस सेंड करता है तो उसके रिसीव करने के 30 डेज के अंदर वो अपना अमाउंट डिपॉजिट कराए और अपनी स्टेटमेंट सबमिट करे। या फिर थर्ड ड्यूटी क्या है, अगर एक्सीडेंट की नॉलेज एम्प्लॉयर के पास होती है तो वो विद इन 7 डेज अपनी रिपोर्ट कमिश्नर के पास सबमिट करे। उसे एक नोटिस बुक मेंटेन करनी पड़ती है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो कि हर वर्कमैन के पास अवेलेबल हो फॉर सेंडिंग द नोटिस। और लास्ट ड्यूटी क्या है एम्प्लॉयर की, कि उसे एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जिसमें कि वो सारे एक्सीडेंट्स को मेंशन करता है जो भी ओवर द ईयर हुए हैं और उसने उनमें कितना कंपनसेशन पे किया है। अब एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज के बाद एम्प्लॉयज की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। एम्प्लॉयज को नोटिस सेंड करना होता है टू द कमिश्नर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एज सून एज पॉसिबल फॉर द एक्सीडेंट। जो भी एक्सीडेंट इंकर हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कमिश्नर के सामने बताना होता है, ये ड्यूटी है एम्प्लॉय की।
और एम्प्लॉय की लास्ट ड्यूटी होती है अपने आप को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट करवाना, अपने आप को अवेल करवाना। नहीं तो ऐसा ना करने पर उसका कंपनसेशन सस्पेंडेड रहेगा और उसको कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दोस्तों 1923 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी दुनिया में चेंजेस आए हैं, तो उनको देखते हुए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स और चेंजेस हुए हैं इस एक्ट में। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो 2010 में आया लेटेस्टली वो था कि जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था उसका नाम बदल के एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट रख दिया गया, और पूरे एक्ट में जहाँ पे भी वर्कमैन वर्ड यूज था उसकी जगह एम्प्लॉय वर्ड यूज होने लगा। और जो कंपनसेशन का अमाउंट था डेथ के केस में उसे 80,000 से रेस करके 1,20,000 कर दिया गया, और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में 90,000 से इंक्रीज करके 1,40,000 कर दिया गया। इसके अलावा जब इनिशियली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 आया था तो केवल एक्सीडेंट और इंजरी के लिए ही कंपनसेशन पे होता था या फिर डेथ के केस में, लेकिन बाद में मेडिकल रीइंबर्समेंट भी किया जाने लगा और फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी पे किए जाने लगे टू द फैमिली ऑफ डिपेंडेंट। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम द कंपनसेशन एक्ट 1923। इसकी जो वेटेज है 15 मार्क्स है आपके सिलेबस में। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लर्न कीजिए। मैंने डिटेल में नोट्स और प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग बियॉन्ड एकेडमिक्स। साइनिंग ऑफ।